हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। उस चैप्टर का नाम क्या होगा हमारा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आइए इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं बताऊं मैं कौन। मैं खामखा, मेरा नाम पंकज कुमार और हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जो ये चैप्टर्स है उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आइए इस चैप्टर के पहले मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि इस चैप्टर का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों रखा गया है और इन पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का जहाँ नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसमें आप देखें तो दो वर्ड है, एक तो वर्ड है कंट्रोल और दूसरा वर्ड है कोऑर्डिनेशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उस प्लांट या एनिमल को अपने लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस को करने होते हैं और इस फंक्शंस को पूरा करने के लिए उनके हर एक ऑर्गन के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी सामंजस्यता बनी रहनी चाहिए। यदि ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये काम क्या होगा, खराब कर देगा। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हार्ट का काम है ब्लड को सप्लाई करना पूरे बॉडी में और लंग्स का काम है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देना। अब हार्ट ने अपना ब्लड भेजा किसके पास, लंग्स के पास, और लंग्स मना कर दे, भाई अभी नहीं कर सकते, अभी हम तुम्हें ऑक्सीजन नहीं दे सकते भाई, अभी हमारे पास ऑक्सीजन की कमी खुद ही है। फिर क्या होगा, फिर तो ये होगा कि उस ब्लड में ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। मान लीजिए उसने ऑक्सीजन दे ही दिया और जब वो वापस से हार्ट में आएगा और हार्ट ने क्या किया, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसने कहा भाई साहब अभी मत आओ, अभी हमारे पास खुद पहले से ब्लड बहुत ज्यादा है, हम तुम्हें अभी कवर नहीं कर पाएंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मान लीजिए उस पर कंट्रोल किसी का नहीं हो तो हार्ट को 1 मिनट में कुछ टाइम्स वाइब्रेट करना होता है, उसका फिक्स है कि 72 टाइम्स उसको वाइब्रेट करना है, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक करना है। अब हार्ट अपनी मर्जी से मतलब कुछ भी उसको रिदमिक उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, उसके हर एक ऑर्गन के बीच कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है और साथ साथ उस पर कंट्रोल होना भी जरूरी है। और इसलिए इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि किस तरह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए अपने ऑर्गन के बीच उसका किस तरह से उसका कंट्रोल होता है उसके ऑर्गन पे और किस तरह से उसका कोऑर्डिनेशन होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करें तो बेसिकली हम दो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। एक तो बात करेंगे हम लोग एनिमल के बारे में और दूसरी बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में, क्योंकि प्लांट्स भी एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है। तो एक बात करेंगे हम लोग एनिमल के बारे में और एक बात करेंगे हम लोग प्लांट्स के बारे में। आइए पहले हम एनिमल की तरफ चलें, क्योंकि हम लोग एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं और जब एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले हमारे बॉडी में ये फंक्शन किस तरह से कैरी आउट होता है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जब आप एनिमल में देखेंगे, एनिमल में अपने बॉडी पे कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करने के लिए दो तरह का काम, दो तरीके से ये प्रोसेस संभव हो पाता है। एक तो ह्यूमन के पास बेसिकली एनिमल में हमें किसके बारे में पढ़ना है, ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन के बारे में। और इस ह्यूमन में देखिए तो ह्यूमन में बेसिकली जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता है वो दो तरह से होगा, एक नर्वस सिस्टम के थ्रू और एक होगा हमारा हार्मोन्स के थ्रू। एक नर्वस सिस्टम से, एक हार्मोन से। दो तरह का फंक्शन हमारे बॉडी में कैरी आउट होते हैं और इससे हम अपने बॉडी पे
कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करें तो ये नर्वस सिस्टम क्या है, पहले इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को समझते हैं और फिर हम उस पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। नर्वस सिस्टम का मतलब हुआ, सिंपली भी समझते हैं, न्यूरॉन से। न्यूरॉन तब समझते होंगे, न्यूरॉन क्या है, बेसिकली एक तरह का हमारा लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी आप कह सकते हैं, जो लगभग 1 मीटर का होता है। और ये न्यूरॉन का पूरा नेटवर्क हमारे बॉडी में फैला पड़ा है और वह न्यूरॉन आपस में नर्वस टिश्यू बनाते हैं, नर्वस टिश्यू से नर्व्स बनते हैं और बहुत सारे नर्व्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये एक सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग भी हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो रैपिड प्रोसेस में होता है, रैपिड, बहुत फास्टली होता है, बहुत रैपिडली होता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और जाते ही आपके किसी फ्रेंड ने पीछे से धक्का दे लिया, तो फट से पीछे घूमते हैं और खींच देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है बहुत क्विक होता है। इस प्रोसेस में किसका यूज हो रहा है, नर्वस सिस्टम का यूज हो रहा है, नर्व्स काम कर रहे हैं यहाँ पे। किसी ने आपको पिन चुभो दिया, फट से पीछे मुड़ के देख लेते हैं, भाई कौन कर रहा है ऐसा, या उसका जवाब देते हैं। ये किसका कमाल है, नर्वस सिस्टम का कमाल है। यानी किसी भी स्टिमुली, स्टिमुली का मतलब होता है, वर्ड समझिए, स्टिमुली का मतलब हो गया कि आपके बॉडी में या आपके इन्वायरमेंट में, आसपास में किसी चीज के बदलाव होने के कारण जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं उसके लिए, दैट विल कॉल स्टिमुली। आपको ठंड लगने लगती है, इसका मतलब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम हुआ, आपके सेंस ऑर्गन ने या आपके बॉडी पे बहुत सारे रिसेप्टर हैं, आगे चल के हम इससे बात करेंगे। अभी मान लेते हैं कि थर्मो रिसेप्टर है। थर्मो रिसेप्टर को पता चला कि भाई साहब टेम्परेचर बहुत कम है बाहर का, उसने फट से मैसेज देगा न्यूरॉन्स को और वो न्यूरॉन्स पहुंच जाएगा मैसेज लेकर, आपको पता चल जाता है और आप उस पर कुछ एक्शंस ले लेते हैं। तो उसको उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को फंक्शन कैसे कैरी आउट कर पाता है नर्वस सिस्टम, इतनी रैपिड प्रोसेस कैसे कर पाता है। तो रैपिड प्रोसेस करने में इसके दो इसके जो है मेन पार्ट्स हैं। एक तो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप कह सकते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल कहते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल है भाई, पूरा कमांड एक ही के पास है, इसको आप कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आएंगे, वही ब्रेन, जो आप हम लोग के पास भी है, आपके भी पास होगा, सबके पास होता है, तो नहीं हो तो चेक करिए। तो एक है ब्रेन और दूसरा क्या है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम मत समझिएगा। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। थोड़ा सा इसे समझिए, ये ब्रेन तो पता ही है, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, ब्रेन है, क्लाउड मत समझिएगा। और ब्रेन का जिस टिश्यू से बनी है वही टिश्यू नीचे की तरफ कुछ निकल के बाहर आ गई है, तो ये आपका हमारा क्या है, ये हमारा है ब्रेन। और ब्रेन जिस टिश्यू से बनी है वही टिश्यू थोड़ा सा आगे की तरफ क्या हो गई है, आ गई है। इसका नाम हम क्या रखते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। क्या रखते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो ये क्या है, हमारा ब्रेन है, ये क्या है हमारा ब्रेन। क्लाउड मत समझिए इसको। और इस ब्रेन का ही कुछ पार्ट क्या हुआ है, निकल के बाहर की तरफ आ गया है, तो ये क्या है हमारा, ये ब्रेन है। और ब्रेन जिस टिश्यू से बना है वही टिश्यू थोड़ा नीचे से आ गया है, इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और जिस तरह से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल है, क्रेनियम है बेसिकली, उसी तरीके से आगे चल के हम बात करेंगे इस पर डिटेल से, उसी तरीके से हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी क्या किया गया है, कुछ बोन इसे प्रोटेक्ट करता है।
और जो बोन प्रोटेक्ट करता है वो है वर्टिब्रल कॉलम, यानी स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ब्रेन का ही पार्ट है जो नीचे आ गया है। तो ये हमारा कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल है, पूरा मैसेज इसके पास जाएगा। और दूसरा है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या आएगा? हमारे बॉडी में मिलियंस की संख्या में न्यूरॉन्स हैं, मिलियंस की संख्या में न्यूरॉन, पूरा नेटवर्क हमारे बॉडी में उसका फैला पड़ा है। और जितने भी नर्व्स हैं वो सभी नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्रेनियल नर्व्स की बात कर लीजिए, स्पाइनल नर्व्स की बात कर लीजिए, विसरल नर्व्स की बात कर लीजिए। बेसिकली ये 3 टाइप्स के नर्व्स होते हैं, क्रेनियल, स्पाइनल और विसरल नर्व्स। ये सभी नर्व्स किसके अंतर्गत आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। नर्व्स का काम होता है मैसेज को रिसीव करना। आसपास में कोई घटनाएं घट रही है और उसकी स्टिमुली यानी उसकी सेंसेशन आपके बॉडी को मिला, और आपके बॉडी में जो नर्व सेल है उस नर्व सेल ने उस मैसेज को लिया, और मैसेज को लेने के बाद सीधा सीधा पहुंचाएगा कहां? या तो ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड। ये कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये दोनों मिलकर ही क्या करता है? नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यदि बात करें तो ये सब नर्व्स जो हैं, मैंने आपको बताया ना कि ये मैसेज को रिसीव करेगा, और मैसेज को रिसीव करके या तो ब्रेन के पास ले जाएगा या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाएगा। अब यहाँ पे इसी कारण से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 तरह का काम को पूरा करता है। एक तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है और एक होता है वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में यदि हम इसे डिवाइड करना चाहें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 तरह से काम करता है, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक करेगा वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलेंटरी मतलब क्या होता है? जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, जिसको हम अपनी इच्छा पावर से, अपनी विलनेस से, है ना, कंट्रोल कर सकते हैं। डांस करना, म्यूजिक, चलना, दौड़ना, बात करना, पढ़ाई करना, रोना, हंसना, ये सब जो फंक्शन है इसको आप अपनी इच्छा से जब मर्जी तब कंट्रोल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने आपको पिन चुभो दिया, आप अपने हिसाब से उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यानी जो एक्शंस पे आपका कंट्रोल है, जिस पे आपका विलिंगनेस है, आप अपनी इच्छा से जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे नर्वस सिस्टम पे जब काम होती है उसको बोलते हैं वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। और वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के में जितने भी वर्क होते हैं वो सब ब्रेन के कंट्रोल में होता है। ब्रेन उस पे ढंग से सोच के, विचार के रिस्पॉन्ड करता है और फिर आप वो काम कर पाते हैं। जैसे डांस करनी है, आपको हर एक स्टेप के लिए क्या आता है? ब्रेन से मैसेज आएगा, इस स्टेप के बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, और फंक्शन करते हैं उस तरह से, परफॉर्म करते हैं। गाना गाना है, पढ़ाई करनी है, ये जो भी इस तरह से कोई एक्टिविटी करनी है तो उसमें ब्रेन का क्या होता है? पूरा कंट्रोल होता है। यानी कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ ब्रेन में जब आप फंक्शंस करते हैं तो उसको बोलते हैं वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। और कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसपे आपका कंट्रोल ही नहीं होता, आप रोक ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी एक्शन किसके कंट्रोल में होगा? ये भी ब्रेन के अंतर्गत ही चलेगा, ये भी एक्शन ब्रेन ही करेगा। ब्रेन का यहाँ भी कंट्रोल है, ब्रेन का यहाँ भी कंट्रोल है, लेकिन इस एक्शन को आप भी कंट्रोल कर सकते हैं ब्रेन के हेल्प से। ये सब फंक्शन कंट्रोल में तो ब्रेन का ही है, लेकिन हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या हार्ट का जो पंपिंग रेट है, हार्ट जो हमारा सिस्टोल और डायस्टोल कर रहा है, क्या उसको आप रोक सकते हैं? तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ब्रेन के कंट्रोल में तो फंक्शन होते हैं, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, मतलब हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे क्या हार्ट जो है,
हार्ट का जो पंपिंग रेट है, क्या हार्ट को आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से रोक सकते हैं? नहीं। हाँ, लेकिन ये ब्रेन के सुपर ब्रेन के कंट्रोल में ही है फंक्शन, यानी ब्रेन के कंट्रोल में काम होता है। हमारे जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस में जो फूड पाइप है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, क्या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज है या वेन है, उसमें जब ब्लड का फ्लो हो रहा है तो ब्लड वेसल्स क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, क्या उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। हमारे बॉडी में मतलब हमारे लंग्स में एल्वेओली है, क्या उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। ये सब जो फंक्शन है इसको ह्यूमन अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि इसमें भी ब्रेन इन्वॉल्व है, यहां भी ब्रेन इन्वॉल्व है। रीजन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि इसको कोई भी पर्सन अपने विल, अपनी इच्छा से रोक सकता है, अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे बस एक ही अंतर है कि यहाँ पे पर्सन अपने विल, अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पता चला। उसी तरह से एक तो ये इस तरीके से हमारे बॉडी में कंट्रोल होती है या कोऑर्डिनेट होती है फंक्शंस। दूसरा है हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज होते हैं जो एक पार्टिकुलर तरह के टिश्यू या कलेक्शन ऑफ सेल्स या कलेक्शन ऑफ टिश्यू मिलकर एक स्पेसिफिक केमिकल से स्पेसिफिक कोई सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसको आप कहते हैं ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड होता है ये क्या होता है? स्पेसिफिक टाइप का सेल होता है या टिश्यू होता है जो कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस को रिलीज करता है, इसको हम कहते हैं ग्लैंड। और ये ग्लैंड क्या रिलीज करता है? बेसिकली ग्लैंड रिलीज करता है दो चीजें। अब दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, अभी हम बात करते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली दो तरह के ग्लैंड होते हैं, है ना। हार्मोन क्या हो गया? तो ये ग्लैंड जो है बेसिकली जिस ग्लैंड की आप बात कर रहे थे, ये ग्लैंड जो है हमारे बॉडी में जो ग्लैंड है ये दो टाइप्स के ग्लैंड है। एक है इंडोक्राइन ग्लैंड और एक है हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड। दो टाइप के ग्लैंड है हमारे पास, एक है इंडोक्राइन और एक है एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। डक्टलेस ग्लैंड क्यों कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड? क्योंकि इसको पास फ्लो होने के लिए कोई इसके पास स्पेसिफिक डक्ट नहीं, कोई डक्ट नहीं होता इसके पास। डक्ट मतलब पैसेज, पाथ, ट्यूब, ऐसा कुछ नहीं होता इसके पास। ये क्या करता है? इसमें जो केमिकल सब्सटेंस बनेंगे, जो ब्लड वेसल्स इसके आसपास, इसके सरफेस पे जो ब्लड कैपिलरीज आए रहते हैं, उस ब्लड कैपिलरीज में डायरेक्ट ये अपना केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं। तो इसलिए ऐसे ग्लैंड को हम कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो वैसा ग्लैंड होता है जिसके पास अपना पैसेज होता है, अपना पाथ होता है, अपना पाइप होता है, और उस पासेज से ये जो इसमें जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, उस एंजाइम्स रिलीज को ये अपने टारगेट ऑर्गन तक या टारगेट पोजीशन तक ले जाते हैं। ये होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से बेसिकली एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है। एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है, जैसे नाम सुनेंगे लिवर जो है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी, और लिवर से मतलब लिवर बेसिकली ग्लैंड नहीं, लिवर एक ऑर्गन है। आप कह सकते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कह सकते हैं? गॉल ब्लैडर। इसके पास क्या है? इसके पास डक्ट है, यानी रास्ता है, पासेज है, और यहां से जो एंजाइम्स निकलेगी
गॉल ब्लैडर से, उसको क्या कहते हैं? बाइल जूस। बाइल जूस एक तरह का एंजाइम है। पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस, ये एक तरह का क्या है? एक एंजाइम। उसी तरह से आप देखेंगे सलाइवा, ये क्या एक तरह का एंजाइम्स है। तो ये सब क्या एक तरह का एंजाइम्स है और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड बेसिकली एंजाइम्स रिलीज करते हैं बेसिकली, और इंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स। ये क्या होता है भाई? हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस ये भी होता है, लेकिन ये केमिकल सब्सटेंस एक लिटिल अमाउंट में बनता है, बहुत लिटिल अमाउंट में बनता है। और लिटिल अमाउंट में बनने के साथ साथ ये जो है हमारे बहुत सारे एक्टिविटी को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। हमारे बॉडी में होने वाले बहुत सारी एक्टिविटी को ये कोऑर्डिनेट करता है। साथ ही साथ ये हमारे ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो इसको हम कहते हैं हार्मोन। यहाँ जो एंजाइम्स रिलीज होती है उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन में कोई रोल नहीं होता, उनके ग्रोथ में कोई रोल नहीं होता, उनका डाइजेशन में रोल है और बहुत सारी चीजों में उनका रोल है। लेकिन यहाँ जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो हार्मोन निकलते हैं ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो इसको आप कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड में कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ एक्सेप्शंस क्या है? जैसे पैंक्रियाटिक जूस निकला है किससे? पैंक्रियास से। तो जो पैंक्रियास है ये एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन ये एक्सोक्राइन के साथ साथ इसमें दो फंक्शन है। एक तो ये निकालता है पैंक्रियाटिक जूस, और जब ये पैंक्रियाटिक जूस निकालता है उस वक्त में ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड बन जाता है। जब ये पैंक्रियाटिक जूस निकालता है तो क्या बन जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये एक तरह का हार्मोन भी तैयार करता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक तरह का हार्मोन है। और जब ये इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है तब ये बन जाता है इंडोक्राइन, यानी ये इंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है। कौन? पेंक्रियास। उसी तरह से एक और है ऑर्गन है हमारे पास, ग्लैंड है हमारे पास, जिसको आप कहते हैं टेस्टिस। मेल में होते हैं, वन टेल होते हैं। ये एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है, इंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है। यहां लिखता हूं, यदि मैं देखूं टेस्टिस को, ये दो तरह से काम करेंगे, इंडोक्राइन भी और इंडो की तरह भी और एक्सोक्राइन भी। एक्सोक्राइन की तरह जब काम करेगा तब ये फॉर्म करेगा क्या? स्पर्म सेल। जब स्पर्म सेल फॉर्म करेगा तो वास्ट डिफरेंस होके ये जाएगा, पाथ है उसके पास, तो बन गया एक्सोक्राइन। और यही टेस्टिस ह्यूमन मेल में बेसिकली मतलब मेल में क्या करता है? एक तरह का हार्मोन सेक्रेशन करता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये एक हार्मोन है और इस हार्मोन से मेल में प्यूबर्टी आती है, मतलब यौवनावस्था का आरंभ जो होता है वो किससे होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से होती है। तो देखिए यहां से पता चल रहा है कि टेस्टिस क्या है? एक तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड भी। उसी तरह से मेल में आप बात किए तो फीमेल की यदि बात करें तो फीमेल में क्या? ओवरी। अब ये ओवरी जो है वो फीमेल में इंडोक्राइन की भी तरह काम करेगा और एक्सोक्राइन भी बनेगा। इंडोक्राइन की तरफ कब और एक्सोक्राइन की तरफ कब? इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जब ये एग सेल रिलीज करे, क्या रिलीज करे? एग सेल या ओवम रिलीज होता है तो फैलोपियन ट्यूब होके ही आता है।
डक्ट है इसके पास। अब ये इस टाइम में क्या बन गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन जब ये हार्मोन का सेक्रेशन करेगा तो दो हार्मोन ये रिलीज करेगा, दो हार्मोन का क्या करता है, ये रिलीज करता है। ये दो हार्मोन कौन सा है, ये दो हार्मोन रिलीज करता है। ये दो हार्मोन कौन सा है, ये जो दो हार्मोन रिलीज करते हैं उसमें एक का नाम है एस्ट्रोजन और एक क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या है, ये बेसिकली फीमेल में प्यूबर्टी लाने के लिए हेल्पफुल है। और ये प्रोजेस्टेरोन कब काम आता है, जब कोई फीमेल मदर बनती है तो मदर के दौरान बेबी को होल्ड करने के, यूट्रस में बेबी को होल्ड करने के लिए ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन की जरूरत पड़ती है। अब इस टाइम में क्या है कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसी डक्ट से नहीं जाता है, ब्लड में सीधा सप्लाई हो जाता है। तो इस टाइम में ये क्या बन गया, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अभी हमने देखा कि ह्यूमन में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो नर्वस सिस्टम से हो सकता है या फिर हार्मोन के थ्रू हो सकता है। तो आज की सभा हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।